हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो साउंड है, ध्वनि है, उसके जो एमसीक्यू हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके एमसीक्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये आप देख सकते हो, साउंड के एमसीक्यू हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने साउंड, ध्वनि है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी, थोड़े बहुत एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर से हैं, और थोड़े बहुत मैंने कहीं से निकाले हैं, और इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दे नहीं रखा है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन कहलाती है, क्या कहलाती है वो, जिसमें संपीड़न और विरलन होता है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी प्रकाश तरंग, और ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका जो आंसर है वो है बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच संबंध बताइए। इनके बीच में क्या संबंध है, ये आप बता सकते हो। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तरंग के वेग v तथा आवृत्ति v के बीच क्या संबंध है। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वाला म्यू लैम्डा, ये इसका संबंध है। जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका इसका ऑप्शन ए। मगर इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि इसमें ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जाती है, कहाँ से उत्पन्न की जाती है। ठोस व गैस में, ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में, और ठोस, द्रव्य व गैस तीनों में। तो इसका आंसर बताइए थर्ड का, कहाँ से उत्पन्न की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ठोस व द्रव्य में। अब आगे बात करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में के माध्यम अन, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन किस तरीके से होता है। कंपन बताइए इसका किस तरीके से होता है। तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, कण कंपन नहीं करते, या तरंग की दिशा में 60 डिग्री में होता है, कैसे होता है। तो ये हमें पता है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो जो दूसरी वाली तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो कि उससे 90 डिग्री लंबवत लंबवत कंपन करती हैं। मगर ये मगर ये जो है ये इसके पैरेलल या फिर समांतर कंपन करती हैं। तो ये तरंग की दिशा में कंपन करती हैं। इसका पहला आंसर आएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। वायु, ठोस, जल व ठोस, या जल किस चीज़ में होती है, बताओ। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, ठोस में। आपको पता है सबसे पहले सॉलिड, ठोस, फिर लिक्विड और फिर गैस। इस तरीके से तीन में, इस तरीके से यहाँ से इसकी जो ध्वनि है वो आती है। अब आगे बात करेंगे। प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय तक, कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए। बताओ कितने समय बाद ये हमारे कान तक पहुंचनी चाहिए।
इसका जो सही आंसर है वो है 0.1 सेकेंड तक। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रा, कहीं पर भी अल्ट्रा शब्द आ जाए तो ध्यान रखना 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा ही होगा। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में कहाँ से आना चाहिए? इसका जो ऑप्शन है वो द है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये रीट में आ चुका है, ये रीट 2011 में आ चुका है, ये मैंने रीट 2011 में आ चुका है। आयाम का मात्रक है, आयाम का मात्रक क्या है? एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या है? आयाम का जो मात्रक है वो है, आयाम एक लंबाई होती है जो कि, आयाम एक लंबाई होती है, जैसे कि मैं बताऊं, आयाम होता क्या है, ये तरंगे हैं, ये आयाम होता है। और यहाँ से ये वाले इस पॉइंट से लेके और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस या दूरी है ये आयाम होता है। तो दूरी है, तो दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। आगे बात करते हैं ध्वनि की निर्वात में चाल होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? इसका जो सही आंसर है, पहले मैं बता दूं, ऑप्शन ए के लेके चलता हूँ। ये जो पहला ये है, ये ध्वनि की नहीं है, ये प्रकाश का वेग है वैक्यूम में। और जो ये वाला है, ये प्रकाश का जो वेग है, ये है ध्वनि का वेग है वायु में 0 डिग्री टेम्परेचर पे। और ये है, ये वाला ऑप्शन सही है कि जो ध्वनि है उसका निर्वात में नहीं चल सकती वो। तो ये आपका स आंसर बिल्कुल सही है, 15 का स आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ये भी शायद से मैंने आपको बता दिया है, ठोस में होती है। घड़ी की सुई में घंटे वाली सुई का आवर्त काल क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है उसका? आवर्त काल क्या होता है? कितने घंटे एक सुई में दिखाता है? तो आपको पता है वो 12 घंटे दिखाता है। आवर्त काल इसका वो होता है। तरंग एक तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकंड और तरंग दैर्घ्य की चाल 50 सेंटीमीटर है। तो तरंग की आवृत्ति निकालिए, तरंग की आवृत्ति बताइए। जब उसकी चाल दे रखी है और तरंग की आवृत्ति निकालिए, तो हमें पता है, सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, तरंग जो इसका वेग होता है v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। व्यू इसको फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो v क्या है? v आप रख सकते हो 350, 350 बराबर लैम्डा कितना है? 50। और ये इसको म्यू मान लो, 50 से ये कट गया, ये 50 से आपका सीधा कट गया, तो ये 7 आ गया। तो एक बात और ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 50 अपॉन में इसका 100 सेंटीमीटर अपॉन में लेना पड़ेगा आपको। तो ये 7 बज के, तो 700 आंसर आया आपका, बी आंसर आएगा। इस टाइप से आपको इसकी यूनिट ध्यान रखना। एक बार मैं आपको इसको यूनिट बता दूं, जो इसकी वी है, इसकी यूनिट बिल्कुल सही है। जो तरंग दैर्घ्य है इसकी यूनिट मीटर में नापते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी या आवर्तकाल होता है इसकी यूनिट हर्ट्स होती है। हर्ट्स कह दो या 1/मीटर कह दो, ये भी इसी की यूनिट होती है। अब आगे बात करते हैं। प्रति सेकंड समय में पूर्ति किए गए दोलन की संख्या को कहते हैं। प्रति सेकंड, हर सेकंड जो दोलन करता है उसको क्या कहते हैं? इसको मैंने भी बताया था 1/m, जो भी बताया था, इसको प्रति सेकंड होते हैं। इसको प्रति सेकंड, तो ये क्या होती है 1/मीटर में? ये होती है आवृत्ति आपकी। 8th का द सही आएगा। आगे बात करते हैं। कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, तो कंपन की आवृत्ति बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है 2/100 आएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये 50 से कट जाएगा और यही इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ये आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर है 50। इस टाइप से होगा ये वाला। अब आगे चलते हैं। ध्वनि की निर्वात में चाल बताइए। ध्वनि के निर्वात में चाल बताइए, तो हमने कर लिया।
इसमें इसकी कोई भी मतलब चाल नहीं होती। इसका तीसरा आंसर आएगा। अब ये अब क्वेश्चन भी इनमें ट्राई कर सकते हो। अगर अनुदैर्ध्य तरंगे किस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये बताओ। अनुदैर्ध्य तरंगे किस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ये आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में उत्पन्न की जाती हैं। लोहे में उत्पन्न ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? लोहे में उत्पन्न ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? लोहे में आपने पढ़ाई था भी, लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य होती है। और जो लोहे में जो उत्पन्न तरंगे हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ध्वनि जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोहे में से जाती है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? वायु में दोनों प्रकार की हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं। अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक क्या है? तो मैंने बताया था, लैम्डा इसका निशान होता है और मीटर इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है, मात्रक है। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का निशान था म्यू, और ये 1/मीटर कह लो या फिर इसको हर्ट्स कह लो, ये इसकी यूनिट होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका रीट के अंदर 2011 पे। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही है रीट के अंदर इस टॉपिक से। अब आगे चलते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको देखते हैं। प्रति सेकंड, ये तो बता ही दिया था। ये भी हो गया था। श्रव्यता सीमा, जो सुनने की जो शक्ति होती है या फिर ऑडियोबल वॉइस जिसको कहते हैं, वो किस किस के बीच में होती है? तो ये सिंपल सा हमें पता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ये होती है। एक बात ध्यान रखना, इससे जो कम होती है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक। और जो इससे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वाला क्वेश्चन आपका रेट में आ चुका है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाला अल्ट्रासोनिक, और अल्ट्रा कहीं पर भी शब्द आ जाए, अल्ट्रासाउंड आ जाए या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ जाए, यहाँ ये सारे जो होते हैं ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के, चमगादड़ और कुत्ते, ये जो सारे होते हैं ये 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये इसकी ये होता है। एक बात और, एक क्वेश्चन और आया था कि मानव अपने कानों में कितने डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकता है, उससे ऊपर सुनने में उसको दिक्कत होती है। तो वो उसका आंसर है 80 डेसिबल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 80 डेसिबल। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब आगे चलते हैं। ये वाला हो गया, अब ये आप पढ़ लेना इसको। ये इसके ये क्वेश्चन ये वाला ज़रूर करना। ये 4 न्यूमेरिकल है, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये न्यूमेरिकल जरूर करना अगर टाइम मिले तो, इससे आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल आ गए। सोनार क्या होता है? ये होता है साउंड डिटेक्शन, ये होता है साउंड नेविगेशन। सोनार क्या होता है? सोनार बताइए। सोनार वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार से हम, कोई भी पनडुब्बी है वो अपनी गहराई नापती है, उसका फॉर्मूला होता है 2D = V टाइम। कोई भी पनडुब्बी है वो अपनी गहराई नापती है इसकी वजह से कि वो कहीं वो दलदल में फंस ना जाए। अभी आप क्वेश्चन देख सकते हो, किस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्ध्य 17.5 है
यह वह 3.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा। तो यह आप क्वेश्चन देख सकते हो, न्यूमेरिकल है, इसको आप देख सकते हो। इसकी आवृत्ति दे रखी है, इसमें आवृत्ति दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, इसको मीटर में बदल लिया और v इज टू लैम्डा म्यू वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो इसका आंसर आ गया 700 मीटर। इस फॉर्मूले में पुट करना है, यूनिट देखनी है, यूनिट बराबर होनी चाहिए। फिर अब इसकी स्पीड आ गई है, इसका वेग आ चुका है, वेग आने के बाद इसको 3.5 किलोमीटर जाना है, तो इसको इस वेग से इसने डिवाइड कर लिया, तो इसको जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड का टाइम लगा है। इस टाइप से करना है इसको। अब ये देखो, ये थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं यहाँ से। तो ये जो यांत्रिकी वेव दो तरीके के वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक यांत्रिकी या मैकेनिकल वेव। तो हमें यांत्रिकी वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल वेव के बारे में। ये भी दो होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो ये दो तरीके की वेव होती है। अनुप्रस्थ होती है, ये 90 डिग्री लंबवत हो जाती हैं, ये एक दूसरे के लंबवत जाती हैं, यहाँ पे ये लंबवत जाती हैं, ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये लंबवत जाती हैं, मगर जो अनुदैर्घ्य हैं वह इसके साथ साथ जाती हैं, समांतर जाती हैं। अब आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी, ये मैंने बता दिया था, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति, इसको पिच भी कहते हैं। ये होता है कंपन प्रति सेकंड, कितना कंपन हो रहा है प्रति सेकंड, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फिर आवृत्ति कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम पिच कहते हैं। कई बार देखा होगा, औरतें जो होती हैं उनकी आवाज़ पतली होती है और जो आदमी होते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है। तो वो होता है कंपन, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना कंपन होता है। तो वो चीज़ें, जितना तीखा कंपन होगा उतनी ज़्यादा उनके कंपन ज़्यादा होगा, उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी या आवृत्ति होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पिच क्या होता है, या औरतों में कंपन ज़्यादा होता है और आदमी में कंपन कम होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। किस पे डिपेंड करता है, वो पिच होता है, पिच पे डिपेंड करता है। तो इसको भी आगे देखेंगे हम। अब वेव वेलोसिटी मैंने बताया था, वी होता है मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक होता है, और ये इसका फॉर्मूला है, v इज टू लैम्डा म्यू। जो टाइम पीरियड होता है वो उल्टा होता है, t इज इक्वल टू 1/म्यू का उल्टा होता है, ये चीज़ भी आपको पता है। अब आगे चलते हैं। मैकेनिकल वेव, ये दो तरीके से होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इसका मैंने बता ही दिया था। ये तरंगे सभी माध्यमों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में उत्पन्न की जाती है, तीनों में उत्पन्न होती है। और जो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इसके बारे में देखो। ये तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, द्रवों के अंदर ये तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये चीज़, ये क्वेश्चन इसके अंदर आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय ये जो होती हैं, इनकी जो लाइट होती है या प्रकाश होता है, उसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ होती है। ये आप देख सकते हो, 0 है, ये बीच की लाइन है, और ये आयाम होता है, आयाम बिल्कुल P पॉइंट से इसका जो हाईएस्ट है उसके बीच की दूरी आयाम होता है। लैम्डा होता है कोई भी, ये पूरा जो टाइम लिया है इसने, इसको लैम्डा कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साउंड अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ये
0 डिग्री टेम्परेचर पे साउंड का अगर मैं बताऊँ, 0 डिग्री टेम्परेचर पे 332 या 331 मीटर पर सेकंड होती है साउंड। और ये जो 1 सेकंड में मतलब 1 डिग्री बढ़ाने पे 0.66 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री बढ़ाने पे 1 डिग्री पे 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। अब आप इसको देख सकते हो आगे। स्पीड ऑफ साउंड, निर्वात में लोगों ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, द्रव्य फिर इसमें कम इस तरीके से होते आती है। और ये ई पे डिपेंड करती है। ई जो होता है वो घनत्व होता है उस, तो ये आप देख सकते हो फॉर्मूला है v =√E/d। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गए, उससे पहले ये चीज़ देख लें। जो वायु के अंदर 332 होती है, लोहे के अंदर 51 होती है, एल्यूमिनियम के अंदर 64 होती है। ये इसकी आवाज़ इस तरीके से होती है। रॉकेट के अंदर 160 डेसिबल होती है, मिसाइल के अंदर 190, साधारण बातचीत के अंदर 40 से 60, और ट्रक और मोटर के साइकिल के अंदर 90, और यही लाउड स्पीकर के अंदर 80, सायरन के अंदर 200 फुट। ये तो ये फुसफुसाहट के अंदर आपके 15 से 20 डेसिबल। तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि आदमी ज़्यादातर कितनी आवाज़ सुन सकता है। तो आदमी सुन सकता है 70, 80, 90 के बीच में, यहाँ तक की आवाज़ आदमी सुन सकता है। उसके बाद उसको जो आवाज़ है वो ढंग से सुनाई नहीं देती और उसके कान दर्द हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अब आगे देखते हैं। डोपलर इफेक्ट इससे रिलेटेड है, डोपलर इफेक्ट ध्वनि से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब आप ये देख सकते हो इंफ्रासोनिक क्या होता है। इंफ्रासोनिक होता है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़। ऑडिएबल साउंड या फिर श्रव्य तरंगी क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। अल्ट्रासोनिक होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे, जो कि कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ में दिखाई देती है। ये आप देख सकते हो फॉर्मूला है। 1 डिग्री बढ़ाने पे, तापमान बढ़ाने पे 0.6 मीटर पर सेकंड की आवाज़ बढ़ती है। ठीक है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर के बारे में भी हम देखेंगे। ये आप देख सकते हो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। अब आगे देखते हैं। जो ये जो है इस साइड में ये आपका दे रखा है मैक नंबर, ये भी आपको आगे बताऊंगा। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है वो आप देखेंगे। वायु में ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये आप देख सकते हो ध्वनि की चाल शुष्क वायु में अधिक होती है, जो शुष्क वायु में उसमें अधिक होती है। जो आपकी, जब भी आप देखोगे कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा क्लियर सुनाई पड़ती है। तो ये अब क्वेश्चन है। इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के दूने स्क्वायर के बराबर। और इसको हम डेसिमल में नापते हैं। ठीक है। अब इको क्या होता है, ये इको आप देख सकते हो। इको या प्रतिध्वनि किसी भी विस्तृत कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल होता है, कोई भी चीज़ अवरोध होता है, उससे टकरा के हमें जो आवाज़ सुनाई देती है उसको हम इको कहते हैं। और जो मूल ध्वनि जितना तेज़ी से हम बोलेंगे उससे हम कम तेज़ी से हमें सुनाई देती हैं। और ये आपको पता है कि जो मस्तिष्क है इसमें 1/10 सेकंड तक की आवाज़ रहती है। इसको हम 0.1 सेकंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
0.1 सेकेंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1। अब ये आप देख सकते हो प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए परावर्तन करने वाली सतह अर्थात जो कम से कम 17 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो ये 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कैसे निकाला है, ये आप देख सकते हो कि जैसे कि आपको पता है 321 या 332 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, उसको गुणा कर दिया 0.1 से, और जो लाइन जाती है जैसे कि जो इको है, जो प्रतिध्वनि जाती है, वो एक बार जाती है और एक बार आती है, तो उसको 2 बार जाती है। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो ये 333, ये आएगा 33.2, इसको 2 से भाग दे दो तो ये 17 आ जाएगा आपके, लगभग 17 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से इसको निकाला गया है। तो इस तरीके से ये 17 निकला है। तो अब आगे देखते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर होता है कि किसी की भी, ये ज़्यादातर हवाई जहाज़ के लिए, जो मिसाइल होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मैक नंबर क्या होता है। ध्वनि की उस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है उससे अगर ज़्यादा जाता है तो वो मैक नंबर होता है। ध्वनि की चाल से ज़्यादा, वो 1 नंबर, मतलब इसे होता है कि m जो है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, इस तरीके से मैक नंबर निकाला जाता है। तो ध्वनि से ज़्यादा हो गया और ध्वनि से कम हो गया, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, आप बता सकते हो प्रतिध्वनि का कारण क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो, और इसका आंसर है ध्वनि का परावर्तन। पहला इसका पहले का है दूसरा ऑप्शन सही। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किसमें, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है, अल्फा, बीटा और गामा, कौन सी में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। तो इसका आंसर है गामा रे पे, सी आंसर इसका सही है। अब आगे देखो, ये आप बता सकते हो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसी भी गैस के अंदर कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कैसी होती है। तो इसका आपको पता है ध्वनि कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, इसका भी आंसर है। वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग का अनुपात को कहते हैं। वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। यही चीज़ है मैक नंबर, मैक संख्या। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, यदि एक माध्यम के में विपरीत दिशा में चलती हुई 2 तरंगें अध्यारोपित हों तो वे उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं वे। जब 2 ध्वनि को मिलाया जाए तो क्या उत्पन्न करती हैं, ये अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करती हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है। तो ये आप बता सकते हो कि जो विमान होते हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो 14 का ए आ गया। अब ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो ये मैम ने बताया था आपको 0.01 सेकेंड तक रहता है। तो इसका आंसर है बी। इस टाइप से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रीट में आएंगे। अब आप आगे देख सकते हो रडार, ये अब क्वेश्चन है, रडार के कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगे के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इस्पात में होती है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, मतलब जो सुपरसोनिक जो होती है उनकी आवृत्ति क्या होती है। 5 आप बता सकते हो। तो ये भी है 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन सही है। ध्वनि स्वर का पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर का पिच किस चीज़ पे निर्भर करता है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये उसकी पिच मैंने बताया था, पिच क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड, और कंपन प्रति सेकंड क्या होता है, आवृत्ति। अब 0 डिग्री पर वायु की ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ये है, इसका तो सिंपल आंसर है 332। और आपको पता है 1 डिग्री बढ़ाने पे 0.6 मीटर पर सेकंड ध्वनि इसकी बढ़ती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कब होता है, ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम होता है, कहाँ अधिकतम होता है।
0 डिग्री पर शुष्क वायु में, 20 डिग्री पर नम वायु में, कौन से वायु में इसका अधिक होता है? बताओ, इन दोनों में ही बता दो आप। शुष्क वायु में ज़्यादा होता है या नम वायु में ज़्यादा होता है? वेग अधिकतम कब होता है? ये इसका आंसर आएगा 20 डिग्री नम वायु पे। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वायु ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, गति करती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ये ज़्यादा तेज़ी से गति करेगी। तो इसका आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, 17 क्वेश्चन अब देखते हैं। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, किस वजह से होती है? क्योंकि इनकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। वो 1 सेकेंड कंपन प्रति सेकंड कंपन औरतों में ज़्यादा होता है। आवृत्ति पे डिपेंड करता है या पिच पे आवरण पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है ए, 17 का है। 18 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ का हो। क्या चीज़ इको कब सुनाई देता है? जब आयतन ज़्यादा हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन कम हो या क्षेत्रफल कम हो। जैसे पहाड़ों पे या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा होता है? आयतन ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है? ज़्यादा तो होता है, ये चीज़ तो पक्की है। तो क्या ज़्यादा होता है, आयतन या क्षेत्रफल? ये इसका आएगा क्षेत्रफल अधिक होता है। 1 डिग्री ताप पे कितनी बढ़ोतरी होती है? मैंने आपको कई बार बता दिया। इसका जो सही आंसर आएगा वो है 0.6 मीटर पर सेकंड ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो बता ही दिया था। ये वाले तो इसका भी 8वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था, बी आंसर होगा। डेसिबल क्या है? डेसिबल इंटेंसिटी जो होती है, डेसिबल क्या है? ये है ध्वनि मापन की इकाई। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए? कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका सिंपल आंसर है 17 मीटर। ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से निकलेगा। एक जो ध्वनि होती है वो 0.1 सेकेंड तक रहती है, और 0.1 सेकेंड को गुणा कर दो एक 0 डिग्री पर वायु की ध्वनि कितनी होती है? 332। इसको गुणा कर दो और इसका आधा कर दो, क्योंकि वो एक बार जाती है और एक बार वापस आती है। तो इस तरीके से ये 17 निकलता है। अब आगे आप देख सकते हो, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है। क्या चीज़ अपरिवर्तित रहती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, मैंने बता दिया था आपको। आवृत्ति अधिक होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो क्षेत्रफल अधिक होता है, ये बता दिया था आपको। 0.6 सेकेंड 19 का। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि हवा में तेज़ी से गति करेगी कब? ध्वनि हवा में तेज़ी से गति करेगी जब क्या होगा? आवृत्ति अधिक हो, स्वरमान न्यूनतम हो, आर्द्रता उच्च हो या तरंग दैर्घ्य न्यून हो। बताओ, 21 का इसका आएगा जब आवृत्ति अधिक हो, कंपन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा गति करेगी। 22वां क्वेश्चन, प्रकाश में अपवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रकाश में अपवर्तन को कौन सा कारक उत्तरदायी है, यह आप बता सकते हो।
ये इसका है द्रव्यमान घनत्व। अब आगे चलते हैं। किस ध्वनि के रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि आपको पता है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके बाद जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी तीक्ष्ण होगी, तो ये आवृत्ति होती है। बी आंसर सही है, और यह क्वेश्चन आ भी चुका है। इस तरीके से आप कर भी सकते हो इसको। अब ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? ध्वनि तरंगी किस दर से यात्रा करती है? तो इसका आपको पता है 332 से यात्रा करती है, 332 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये फुट में दे रखा है, माइल में दे रखा है, 550 यार्ड में दे रखा है, और मील में दे रखा है। तो ये कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इसका तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि एक मील में कितने सेंटीमीटर और मीटर होने चाहिए, उसी से निकलेगा। तो ये 25 का, जैसे कि मैंने इसको ले लिया, कोई भी ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। जैसे कि मैं मील का ले लिया मैंने, मील सेंटीमीटर, तो मील में क्या होगा 1.1। अब मैंने एक मील को ले लिया 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर ले लिया। अपॉन में सेकंड दे रखा है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आप देख सकते हो, इसको मैं 16 को 11 से गुणा करूँगा तो ये 180 के लगभग आएगा, और हमें पता है कि जो हमारा आंसर है वो 332 के लगभग आता है। तो इसको छोड़ दो, ये तो नहीं होगा। अब अगला देखो, अब मैं सी लेके चलता हूँ। तो 1100 ले लिया मैंने, इंटू फुट। एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमें पता है, 30 सेंटीमीटर होते हैं। 30 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर के नीचे वो अपॉन में 100 भी लगाना पड़ेगा, और नीचे सेकंड दे ही रखा है। अब ये देखो, ये 3 है, ये इससे गुणा करेंगे तो ये 33 तो आ ही जाएगा। तो 333 के लगभग तो आ ही रहा है ये। तो ये इस तरीके से निकालना है अभी 3। तो इसका आंसर आपका यही होगा। आपको और चाहिए तो और आप डिटेल से सॉल्व करके निकाल सकते हो। इस तरीके से मैंने निकाला है। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, कभी लंबवत कभी तिरछी होती हैं, कोई नहीं या तिर्यक होती हैं। बताओ ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? इसका आंसर है ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। आवृत्ति का ऐसा ही है। आवृत्ति क्या होता है? 1/मीटर, और 1/मीटर को हर्ट्स भी कहते हैं, तो ये हर्ट्स हो जाएगा। 27 का इस तरीके से निकलेगा। ध्वनि की आवृत्ति, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्स है। ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्स है, तो आवृत काल का मान बताइए। तो ये 1/50 कर लो, आ जाएगा आंसर। तो 1/50 क्या होता है? इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो ये 1/100, और 1/100 क्या होता है? 0.01, नहीं ये 0.02। तो ये इसका आंसर आएगा 0.02। डी आंसर आ जाएगा 28 का। 28 का डी आंसर आ जाएगा। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्स है। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्स है। यदि तरंग की चाल 480 है तो उसका तरंग दैर्घ्य निकालिए। अब उसकी चाल दे रखा है v = म्यू लैम्डा। v दे रखा है 480 बराबर 120 × x। अब ये कट जाएगा इससे 4 से, तो ये 4 मीटर के लगभग आ जाएगा। तो इसका 4 मीटर के लगभग आंसर आएगा। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अब आगे देखते हैं। एक ध्वनि तरंग के आवृत्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? ये वही क्वेश्चन है। तो इसको हम 1/100 ले लेंगे। अब यही आपकी आवृत्ति है, 100 है, 100 हर्ट्स आ जाएगी इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका 100 हर्ट्स आ जाएगा। ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि नहीं सुन सकते। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। अधिकतम सीमा पूछी गई है ध्वनि की।
ध्वनि की अधिकतम सीमा जिससे ऊपर आपका नहीं, जिससे ऊपर आप सुन नहीं सकते। बताओ, इसका जो आंसर आएगा वो 95 आएगा। वैसे 70 से 90 के बीच में आता है, मगर जो हाईएस्ट आंसर है वो लगा देना। ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल क्या है, ये भी आप इसी तरीके से आंसर कर सकते हो। 332 मीटर पर सेकंड। अब इन चारों में से मील मील का दे रखा है, देखते हैं, इसको करते हैं अभी। जैसे कि मैंने 920 ले लिया। 920 मील, मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6। अपॉन में घंटा दे रखा है, तो घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे। 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और फिर आपका आंसर आएगा। और वो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये जीरो से 2 जीरो तो कट गए। ये 8, ये 3। तो ये तो इससे बैठ नहीं रहा, ये वाला तो ज़्यादा जा रहा है। तो ये आप इसमें आप कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये वाला ज़्यादा जा रहा हो, 332 331 से ज़्यादा जा रहा है ये 760 को करके देखते हैं। 760 इंटू 1 अपॉन में 60 इंटू 60। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, ये 3, ये 8, और ये 18 आ गया। 18 चौक 72, 72 की, और 8 4 जो 32, ये 32 के आसपास आ रहा है। तो ये आंसर आपका सही है, ये मैच कर जाएगा। तो ये इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। 35 का आंसर आपका सेकंड। अब आगे, ध्वनि का शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि किस में नापा जाता है? तो डेसिबल में नापा जाता है। अब आप देख सकते हो, एक स्वर रित्र द्विभुज का आवृत्तकाल 0 पॉइंट ये दे रखा है, उसकी आवृत्ति बताइए। तो आवृत्तकाल दे रखा, आवृत्ति बताइए, तो ये अपॉन में कर देना है। हमें पता है टी इज इक्वल टू आवृत्तकाल अपॉन में ये टी 1 अपॉन म्यू, तो इसका उल्टा कर देना है। तो इसका आएगा 1 अपॉन, तो ये 0.05 जो है आपका 0. ये 5 लिख देता हूँ ओनली, और लास्ट में 3 जीरो लगा देता हूँ। अभी ऐसे 5 1 5 5 2 10, 200 आ जाएगा। 1/200, ये आपका 200 हर्ट्स आ जाएगा। 200 हर्ट्स कौन सा? ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, ध्वनि की आवृत्ति बताइए। जब उसकी आवृत्ति दे रखी है और आवृत्तकाल बताना है, तो 1/100 आ जाता है, और 1/100 क्या होता है? 0.01। इस तरीके से निकलेगा ये अपॉन में कर देना, और कुछ नहीं करना है इसको। और जो आंसर आएगा उसी तरीके से, ऊपर वाला जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। यदि तरंग लंबाई का माप 144 मीटर है, तो आवृत्ति बताइए। अब वेग दे रखा है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो आवृत्ति निकालनी है, तो ये 1440 बराबर में आवृत्ति मैंने ले लिया x, और 144 ये ले लिया, और ये x ले लिया। तो ये इससे सीधा 10 से कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये इसके आंसर पूरे दे रखे हैं यहाँ पे। और
ये साउंड का टॉपिक था और धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक इसके आगे लाता रहूँगा। ये अब इसके आंसर सारे देखते हो और ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।